पास मतलब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। मतलब स्कूल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर दे दिया। अब जूम है ना, जूम क्या करता है कि जूम जस्ट आपके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जूम आपकी चीजें कैप्चर नहीं करता। मतलब वो एप्लीकेशन ऐसी थी कि आपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा दी है डेस्कटॉप के अंदर, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको यूजर की स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं, आपने स्टूडेंट के लेने हैं, स्टूडेंट को कोर्सेज असाइन होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की आपके पास एप्लीकेशंस बनती हैं, Vue.js के साथ बन जाती है। अब उसमें ये था कि हमारे पास सिंगल कोड बेस थी, मतलब लारावेल व्यू थी, लेकिन हम उसके तीन वर्जन चला रहे थे। एक हमारी वेबसाइट से आ रही थी, वेब तो नॉर्मल हमारे पास, क्योंकि जब हम PHP लारावेल से काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी एक वेबसाइट बनेगी। फिर उसके साथ हमारे पास एक टूल आ रहा था Electron.js, उससे आप क्या क्या करते हैं कि वही जो कोड है उसकी एक एक्सी जनरेट करता है जिसको डेस्कटॉप ऐप बन जाती है। मतलब वही चीज हमारे पास, जिसमें अब अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो वो आपका फ्लो आता है जो आपके .NET वाले हैं, C# वाले हैं, वो आपकी बेसिकली डेस्कटॉप एप्स पे काम करते हैं, वो उसका डेस्कटॉप वर्जन बनाती थी। फिर इसी तरह हमारे पास एक चीज और फर्दर आती है, अगर आप इसमें काम करेंगे Vue.js, उसके साथ आपके पास कैपेसिटर आते हैं। वो क्या करता है कि वो आपकी एक एंड्रॉइड API जनरेट कर देते हैं। मतलब कोड एक चीज रही है, उसने 3 डिफरेंट किस्म के आप फ्लोज बना सकते हैं। उसको R&D करें और उसको चीजें करें तो ये चीजें होती हैं उसमें। मतलब उसमें ये था कि हम लोग मोबाइल ऐप भी बना के बैठे हुए थे, हम उसके एंड्रॉइड ऐप भी बना दी थी, डेस्कटॉप ऐप भी बन गई थी और वेब ऐप भी बन गई थी। मतलब काफी चीजें होती हैं। तो बाकी ये कि इस कोर्स में मैं बता रहा था कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक का आपको आइडिया होगा क्या होती है? स्टैटिक डायनेमिक का तो आइडिया है, इस तरह से मतलब थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करेंगे क्या चीज होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होगी और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क आएगा थोड़ा। अच्छा नहीं आपको वैसे बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं कि हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं, तो स्टैटिक का कहने का मकसद होता है, काइंडली जो है ना वो स्क्रीन शेयर इनेबल कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ठीक है, उसमें जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो क्या होती है कि आपने जब वेबसाइट बनाई है तो उसका कंटेंट या कोड आपने चेंज करना है, तो आपको मैन्युअली जाकर इस कोड को चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बार एग्जांपल 3 पेजेस की अपनी वेबसाइट बना दी है, उसको आपने डिप्लॉय भी कर दिया, आपने उसके अंदर जस्ट क्या लिख दिया जी कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरा अबाउट अस का पेज है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अब उसमें आपने जो भी कंटेंट लिखे है वो आपने कंटेंट क्या कर दिया, आपने उसको उस कंटेंट को आपने कर दिया हुआ है कि वो कंटेंट स्टैटिक है। अब जब तक आप उस कंटेंट के लिए आपने चेंज करने के लिए आपको खुद से नहीं जाएंगे, वो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है, उसका कंटेंट हमारे पास सेम नहीं होता है। स्क्रीन शो हो रही है भी उसमें। अच्छा, इसमें बता रहा था कि स्टैटिक वेबसाइट्स का तो हमारे पास ये चीज आती है कि हमारे पास कंटेंट आपने खुद से चेंज करना पड़ेगा उसको। अब डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं हमारे पास, बेसिकली उसको हम वेब एप्लीकेशंस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने एक एडमिन पैनल बनाया होता है या आपने एक ऐसा इंटरफेस बनाया होता है जहां से आप कोई चीज कंटेंट चेंज करते हैं, नेक्स्ट यूजर आता है उसको ऑटोमेटिकली वो चेंज अपडेटेड मिल जाती है।
मतलब इंस्टेंट कह लें या आप ये कह लें कि आपने चेंज की, चेंज कहीं पे सेव होगी, ये नहीं होगा कि वो चेंज कहीं पे सेव नहीं होगी, वो चेंज आपको डेटाबेस के थ्रू कहीं पे सेव करनी पड़ेगी, फिर वो अगला यूजर जब उस चीज को देखने आएगा तो वो उसको चेंज अपडेटेड मिलेगी। ये हमारे पास बेसिकली उसमें ये चीज आती है, क्योंकि उसको उसको तो खुद से नहीं पता कि आपने क्या चीज की है। अब नॉर्मली अप्रोच होती है कि अगर आप डेटाबेस नहीं यूज करते हैं, आप फाइल्स में सेव करते हैं, अब फाइल तो आपके सिस्टम पे पड़ी है, अगर मैंने कहीं और से आगे आपका सिस्टम एक्सेस नहीं करूंगा तो मुझे कैसे इम्पैक्ट शो होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैकएंड पे हमारे पास डेटाबेस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर से। तो इसको कर रहा है। में वो नीचे कहीं चलेगी या इसका मीटिंग मैं इसमें देख रहा था स्क्रीन शेयर नंबर। अच्छा इसको नीचे हट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आगे थी कि हमने डायनामिक का बता दिया कि हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसको हम डायनामिकली कंटेंट एक्सेस हो जाती है हमारे पास। तो इस कोर्स का ये चीज़ है कि आप लोग कोर्स के एंड के ऊपर जाके आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके पास ये चीज़ होगी कि आप कोई भी डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं, कोई क्राउड ऑपरेशंस कर सकते हैं, पिक्चर अपलोडिंग होती है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि जी मैं कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाना चाह रहा हूँ कि मैं उसको उसके साथ मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं आप, मतलब उसका ये क्या फ्लो होता है कि आपके पास एडमिन पैनल होता है, वहाँ से बुक्स ऐड करेगा, वो ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स के पास शो हो जाती है, स्टूडेंट बुक्स डाउनलोड करना चाहता है या इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर फ्लो में आती हैं इसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर आपके पास। फिर उसमें आप लोग मतलब डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट राउटिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स को आप डिफरेंट स्टूडेंट को साइन करवा सकते हैं, साइन करवा के ऊपर आप काम करवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारा यानी कि एट द एंड जाके आपके पास ये होगा कि आप उसको बना सकते हैं कि आपने मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनेगी तो कैसे बनेगी, इसका क्लाउड ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। फिर उसके साथ ये होता है कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किट वगैरह के साथ काम करते हैं। तो ये होता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपने अकेले ने काम नहीं करना होता, मतलब एक सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब करेंगे तो आपके पास हो सकता है 2 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब 3 बंदे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है वो सेम फाइल पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लेकिन उनके टास्क अलग से होते हैं, फाइल सेम होती है। अब उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास लाइव रेपोजिटरीज हैं, उसमें एक बिट बकेट है, गिट हब है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट किसी गिट हब की रेपोजिटरी के ऊपर अपलोड हुआ होता है। वहां से जब हम क्लोन लेते हैं, क्लोन लेने के बाद अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे, जब हम कोड पुश करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा चेंजेस, मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना काम किया करने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि मेरी इस रेपोजिटरी में चेंजेस पुश करो। अब वहां पे अगर तो वो चेंज ऑलरेडी किसी ने और ने पुश की हुई, जब वो पुश की हुई और जब मैं कोड पुश करूंगा तो वो क्या कहेगा कि सेम लाइन के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज उसने अपडेट कर दी है यहाँ पे। तो इस तरह से फिर आपका काम होता है। अदरवाइज अगर ये अप्रोच नहीं यूज करेंगे तो आपको कैसे पता कि जी आपकी चेंजेस मैंने रखनी है या मैंने उसकी चेंजेस रखनी है। तो उसको हम लोग देखेंगे नेट पे जाके कि हम लोग गिट गिट को किस तरह से यूज करते हैं। फिर इस कोर्स का मेन ये फायदा होता है कि आपके पास आप कोर्स कर लें, उसके बाद आप फाइबर वगैरह है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है। लेकिन मुझे होता है कि कोर्स करने का ये होता है कि आपको चीज़ों को हाउ हो जाती है, आपको पता लग जाता है काम कैसे करना है, लेकिन मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपने करनी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ानी है, पढ़ा के मैं चले जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपको चीज़ें याद आएंगी। अदरवाइज आप 1 या 10 15 जितने मर्जी कोशिश कर रहे हैं, आपका काम ये है कि आपने अच्छा ठीक है
आज अगर हमने HTML के टैग सीखे हैं, या फॉर एग्जांपल मैंने HTML की लेआउट सीखा है या लिस्ट एंड टेबल्स बनाना सीखे हैं, तो मैं टेबल्स के 5-6 डिफरेंट किस्म के सेट्स बना के देखूं, या मैं उसके ऊपर R&D करूं नेट के ऊपर कि अच्छा टेबल एंड लिस्ट एंड टेम्पलेट्स कितने पड़े हुए हैं, या मैं फॉर्म्स को देखता हूं तो कितने किस्म के फॉर्म्स बना सकता हूं मैं। तो आप प्रैक्टिस करें, आपको चीजें याद होंगी, अच्छा ठीक है जी मैंने ये वाला डिजाइन भी बना लिया, मैंने ये भी बना लिया, मैं इन चीजों को यूज कर सकता हूँ, फिर आप बना सकते हैं। क्योंकि ये सारे का सारा जो हमारी फील्ड है ये आपको करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी कितना उस चीज को आपने काम किया हुआ है। अदरवाइज आपने जस्ट इधर से जाके सीखा, मैंने आपको आगे कहा जी HTML का कोड क्या होता है, सिंपल HTML का स्टार्टिंग टैग लगेगा, ठीक है, उसके बाद हेड आएगा, हेड के अंदर आएगा बॉडी आएगी और HTML एंड हो जाएगी। अब मैं ये चीज करवा के चले जाता हूँ, आपने कहा ठीक है यार ये तो सिंपल सी फाइल थी, इसमें कौन सा कुछ है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं याद आएगी चीजें। तो इस तरह का ये चीजें आती हैं हमारे पास कि इसमें हम लोग मेन हमारे कोर्स का जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट के कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं किस तरह चलती हैं। फिर हमारे पास HTML के टैग्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के HTML के टैग्स होते हैं, मतलब एंकर टैग आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास इमेज सोर्स आ जाता है कि इमेज आप पे अपलोड करना है कैसे यूज होगा, फाइल अपलोडिंग कैसे होती है। फिर फाइल अपलोडिंग के अलावा आपके पास डिफरेंट आते हैं जी, फॉर्म्स के अंदर फॉर्म आ जाता है, फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के बटन आ जाते हैं, बटन के अलावा आपकी इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं, इनपुट फील्ड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेसिकली इनपुट फील्ड क्या होती है, जब आपने कोई फॉर्म सबमिट करना होता है तो यूजर से कोई इनपुट लेनी है तो उसके अंदर इनपुट फील्ड कहलाती है। अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपको पता है कि इस टाइम कौन सी फील्ड की इनपुट चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यूजर का यूजर नेम लेना है तो उस टाइम इनपुट फील्ड हमारी टेक्स्ट होगी। अगर आपने यूजर से यूजर का पासवर्ड लेना है तो उस टाइम आप टेक्स्ट नहीं रखेंगे, टेक्स्ट तो ओपन होगा, उस टाइम उसकी हम फील्ड ट्रैक रखेंगे पासवर्ड। इसी तरह बात जगह पे आपके पास आता है आपने यूजर से 5, 10, 15 लफ्ज लेने हैं, मतलब ज्यादा कॉन्टेक्ट आपने लेना है, तो आप टेक्स्ट एरिया रखेंगे उसका, ताकि वो यूजर इनपुट ज्यादा दे सके, क्योंकि इनपुट फील्ड तो नॉर्मल एक आ रही होती है। इसी तरह रेडियो बटन आ जाते हैं, रेडियो बटन का क्या होता है कि एट अ टाइम वन चूज होता है आपके पास। अब आप कहते हैं कि जी आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, एट अ टाइम पे एक ही चीज होंगे, अब दोनों चीजें तो नहीं होंगे इस टाइम, वो रेडियो बटन के साथ होते हैं। फिर आपके पास इसमें आ जाते हैं चेक बॉक्सेस आते हैं। चेक बॉक्सेस का मकसद ये होता है कि आप यूजर को एट अ टाइम एक से ज्यादा की ऑप्शन देते हैं कि आप ये भी चूज कर सकते हैं, आपने ये चीजें करना है, वो चीजें आती हैं। फिर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आ जाती हैं, ड्रॉप डाउन आती हैं, उनके अंदर से यूजर से आपने लेना है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है, वो आप ड्रॉप डाउन बनाते हैं, उनके थ्रू देखते हैं चीजें। ये सारी उसके अंदर ये फॉर्म्स के बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्म्स के अंदर आपके पास फील्ड सेट बनते हैं सारे, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आती है, फिर मल्टीपल होती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ड्रॉप डाउन का मकसद ये होता है कि एट अ टाइम आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, होगी वो ड्रॉप डाउन लेकिन उसमें से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं यूजर। फिर इसी तरह कैलेंडर्स आ जाते हैं, डेट पिकर आ जाता है, डेट पिकर होता है मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो आपकी डेट पिकर से डेट ऑफ बर्थ लेंगे आपकी। इस तरह की किस्म डिफरेंट किस्म की आती है। फिर हमारे पास क्या चीज़ नेक्स्ट आती है हमारे पास, अगर आपने HTML का टैग्स भी पता लग गया आपको कि जी ये एलिमेंट टैग्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, आईडीज आपने देख ली, आपने उसके बाद फर्दर आपके पास अपने लिस्टिंग भी देख ली, लिस्ट टेबल्स वगैरह का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो अपने टेबलर फॉर्म में शो करवाना होता है, वो भी देख लिया आपने। लिस्ट भी देख ली, लिस्ट का मतलब होता है कि जिस तरह ये देखें डाटा लिस्ट फॉर्म में डाटा बना हुआ है, ये एक नेक्स्ट पेज लिस्ट लिस्ट बनी हुई है। फिर इसमें लिस्ट की टाइप्स आ जाती है, एक ऑर्डर लिस्ट आती है, एक अनऑर्डर लिस्ट आ जाती है, वो चीजें भी देख ली। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपने कोई वीडियो प्ले चलानी है, मतलब मल्टीमीडिया के लिए आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है या कोई वीडियो प्ले करवाती है, तो उसमें क्या होता है मीडिया टैग से आ रहे होते हैं। अब मीडिया टैग्स में क्या होता है कि दो फ्लो होते हैं, या तो वीडियो आपने अपने सिस्टम पे अपलोड की हुई है तो या आप कहीं से लाइव पाथ दे हैं उसका, वो दोनों आप लिंक देते हैं, अपने लिंक के अंदर वो लाइव पाथ के ऊपर आपकी वीडियो रन हो जाती है उसके साथ आगे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट चीज आती है आई फ्रेम्स आती है। आई फ्रेम्स क्या होते हैं कि आपकी एक वेबसाइट रेंडर हुई है, उसके अंदर एक स्मॉल पार्ट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट रेंडर होती है। उसकी एग्जांपल ये समझेंगे, अगर आपने कभी देखा होगा FBISC का रिजल्ट आया या कोई और का रिजल्ट आया तो कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट इंक्लूड की होती है, वो एक पूरा सेक्शन बना होता है, वो पूरे का पूरा लिंक वही जा रहा होता है, रिजल्ट डाटा हो गया और डिफरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं जस्ट आई फ्रेम के अंदर उस वेबसाइट को एज अ इंक्लूड करवा देते हैं, वो पूरे का पूरा वो स्ट्रक्चर वही जा रहा होता है, सिर्फ बाहर क्या होता है कि जी आपकी वेबसाइट से वो बेसिकली वो क्या है कि आपकी उसके हिट्स बनाने के लिए ये चीजें यूज होती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं HTML5 के सिंटैक्स टैग्स हैं, मतलब किस तरह सिमेंटिक टैग्स हैं, मतलब फिर HTML5 का ये होता है कि पहले HTML देते थे ना तो हमारे पास जो हम लोग इनपुट की फील्ड्स रखते थे वहां पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स मिलते थे।
अब क्या होता है कि हमने अगर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया, फॉर्म सबमिट किया, तो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड उसको कैप्चर कर लेगा कि ये फील्ड तो रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, या ये फील्ड इस टाइम नंबर की फील्ड है, तो आप इसमें टेक्स्ट कैसे देंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद से मैनेज करते हैं, वो भी टैग्स वगैरह आते हैं। फिर हमारे पास फर्दर नेक्स्ट आ जाती है CSS का। अब HTML का क्या होता है कि HTML इटसेल्फ सिंपल, एक समझ लें कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बना लिया आपने, ढांचा बना लिया आपने, रख लिया, इसके ऊपर स्टाइलिंग कुछ नहीं, ना उसके ऊपर कलरिंग है ना कोई चीज है, सिंपल अपना टेबल्स भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब जो हमारा यूजर होता है, जो हमारी जो आई होती है, वो देखती है कि कलरफुल चीजें, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो CSS होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, वो उसके ऊपर बेसिकली आप CSS अप्लाई करवाते हो। CSS क्या होती है, हमारे पास आईडी टाइप होती है, आईडी और क्लासेस के दो चलती है। आईडी का कंसेप्ट ये होता है कि हमारे पूरे पेज के अंदर सिंपल आईडी यूनिक होगी, ये नहीं होगा कि हम लोग एक आईडी दो जगह पे रखेंगे, आईडी यूनिक है। और जो होती है हमारे पास क्लास होती है, वो मल्टीपल बेसिस पे आप लगाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपने एक क्लास के अंदर कोई चीज, उसकी प्रॉपर्टी में आपने कहा इसका कलर बैकग्राउंड ये है फॉर एग्जांपल, तो जिधर जिधर क्लास होगी उस सारी सेक्शन का CSS का क्लास चेंज हो जाएगी। फिर इसी तरह CSS को हम लोग पेज लेआउट, मतलब हम लोग HTML का बनाते हैं, तो CSS के अंदर डिफरेंट हम कहते हैं कि जी लेफ्ट नेविगेशन का बैक कलर ये होगा, टॉप का कलर ये होगा, फ्रंट का कलर ये होगा, फिर ये चीज आती है। फिर हमारे पास आ जाती है कुछ चीजें नेविगेशन बार्स, मतलब आपने वेबसाइट पे काम किया हो तो आपने देखा होगा टॉप बार से आ रही होती है, फेसबुक के ऊपर भी देखें तो टॉप के ऊपर सर्च बार आती है, लॉगिन का बटन आता है, ये चीजें इसको कहते हैं नेविगेशन बार। वो नेविगेशन से आ रही होती है, उसमें आपने बताना होता है जैसे ये नेविगेशन है, ये इसका हेडर है, फुटर है, मेन्यू वगैरह, वो चीजें आती हैं सारी उसमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास चीजें आती हैं मीडिया क्वेरीज। अब क्या होता है कि बार दफा हमने काम कर लिया, मैंने अपना CSS का काम कर रहा हूँ, मैंने एक लेआउट बनाया डिजाइन, अब वो क्या है जी, वो परफेक्ट चल रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप हमारे पास, लैपटॉप के बाद स्क्रीन बढ़ जाती है, लैपटॉप की मिनिमम रेजोल्यूशन होती है 786 साइज, उससे ऊपर की स्क्रीन होती है वो बड़ी स्क्रीन पे आती है, उसमें हमारा सारा कॉन्टेक्ट चीज है, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्क्रीन आती है आपका डिजाइन ब्रोकन हो जाता है। उसके लिए फिर आप मीडिया क्वेरी लिखते हो, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो चेंज, कि फॉर एग्जांपल ये मेरी मीडिया क्वेरी आएगी तो उस टाइम इसका लेआउट चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। फिर जब हम मीडिया क्वेरीज की बात करते हैं, तो इसीलिए जब हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, तो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी हमारे पास बना ही इसी पर्पस के लिए, वो रिस्पॉन्सिवनेस है, बजाय इसके कि मैं खुद से लिखूं बैठ के, मैं खुद से अपना स्ट्रक्चर सोचूं कि अच्छा जी मेरी ये डिव्स, फॉर एग्जांपल मैंने डिव्स बना ली, वो 5 फुल विड्थ की डिव्स हैं, या वो मेरी शॉर्ट डिप बनी है, वो 30%, 33% की डिव्स बनी है। अब मैं कहता हूँ जिस तरह ही मेरी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन आ जाए वो 480 पिक्सल से कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो 30 की स्क्रीन विड्थ है वो 100 पे चले जाए, तो उस टाइम पे हमें खुद से लिखनी पड़ेगी CSS। बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप पे जस्ट ऑलरेडी क्लास डिफाइन होगी, उसके अंदर जस्ट हम कहेंगे कि जी हमारे पास कॉल के साथ हम उसका स्पैन बताते हैं कि जी लार्ज स्केल के ऊपर इसका क्या कॉलम होगा, स्मॉल पे क्या होगा, मीडियम पे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जिस तरह स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज होगी आपका क्या होगा, आपका लेआउट डिजाइन चेंज हो जाएगा। वही चीजें उसमें आती हैं। फिर CSS का फ्लेक्स बॉक्स आते हैं, फिर एनिमेशन होते हैं कि बाज दफा यूजर लॉगिन स्क्रीन पे आया, या फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर है, वेबसाइट स्लो रेंडर हो रही है, ये डाटा नहीं आ रहा, आप अभी डाटा फेच कर रहे हैं, तो उस टाइम आप एनिमेशन मूव करवा सकते हैं। CSS की एनिमेशन होती हैं, आपने कोई वैसे कलरिंग शलरिंग करवा दिया, आपने उसको कहा जी ऐसे ये मूविंग करने लग पड़े, वो एनिमेशन वगैरह होती है। फिर ट्रांसफॉर्म्स का क्या होता है कि आपने डाटा को डिस्प्ले कराने के डिफरेंट वेज होते हैं, अगर कलर्स हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे, 3D में शो करवा दिया, 2D में शो करवा दिया, वो जस्ट उसके क्या किया कि आपने जिस तरह वो मतलब ये ट्रांसफॉर्म किया, आप समझें कि ये वो चीज़ है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वर्ड के साथ एक और होता था हमारे पास एक्स, जिस तरह वो होती है ना, क्या नाम है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती है, इस तरह वर्ड पैड पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर देखा होगा वो डिफरेंट किस्म का फॉन्ट लेके होते थे हम लोग, वो स्टाइल करके जी वो नीचे आपका कलर आ रहा है, वो इस तरह वो 3D ट्रांसफॉर्मर में ये चीज होती है कि आप उसके अंदर आप उसको वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या चीज होती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ब्राउजर है, ब्राउजर की नेटिव लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, मतलब ब्राउजर के अंदर अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के क्या होता है कि उसका एक सिंटैक्स होता है, उसके अंदर आप आईडीज पकड़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बेसिकली HTML आपने रेंडर कर लिया, अब उसके जावास्क्रिप्ट के साथ अपने कोड लिखना होता है सिंपल। अपने ब्राउजर में अगर फॉर एग्जांपल मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो मेरे पास ये, अगर मैं यहाँ पे ये लिंक है, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये इंस्पेक्ट के थ्रू हम लोग उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंस्पेक्ट खुला है मेरे पास, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे मैं जाके
इसके मतलब ये हमारे पास है पूरे का पूरा, हम उसको कंसोल से हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट का पर्पस क्या होता है कि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये चीज है, इसके ऊपर मेरी सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही, इसके ऊपर क्या चीज है। तो इसी तरह यहाँ पर हम ये चीजें कर सकते हैं। ये कंसोल है, इसको क्लियर करें। यहाँ पे आप लोगों ने क्या, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होती है, इधर आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे क्या, बैक फाइल में लिखेंगे, उसमें जस्ट आपने क्या टैग नहीं होता है, स्क्रिप्ट। जब आपने स्क्रिप्ट बनाया इसका मतलब एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चलेंगे। सिंपल फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह यहाँ पे मैं कंसोल लिखता हूँ, स्पेलिंग ठीक है, वो डीडी से मुझे शो करवा दी जो चीज मैंने लिखी थी। या फॉर एग्जांपल अलर्ट में कोई चीज कहते हैं जी, आपने देखा होगा कि अलर्ट आपको मिल जाता है समटाइम। ठीक है, अलर्ट में क्या चीज है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ उसको कि यूजर को अलर्ट बॉक्स आ गया, तो वो अलर्ट उसका आ गया। ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट होता है हमारे पास। तो इस तरह जावास्क्रिप्ट का होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने किस तरह से मतलब जावास्क्रिप्ट लिखनी है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग आईडी कैप्चर आईडी कैच कर सकते हैं, किसी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं उसका, फिर जावास्क्रिप्ट में आईडीज को कर सकते हैं। आप आईडी के साथ आपका क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, फिर किसी चीज का डिव का अपने कंटेंट चेंज करना है वो उसको देख सकते हैं। फिर हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट तो बेसिकली हुई नेटिव लैंग्वेज। फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या बनती है, जेक्यूरी आ जाती है। अब जेक्यूरी बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनाई गई है। मतलब कहने का मकसद है कि एक काम जो जावास्क्रिप्ट ने करना था, मतलब वो कहता है जी फॉर एग्जांपल आपने किसी आईडी या क्लास का डाटा गेट करना है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वहां पे आईडी का नेम देके आप डाटा जो गेट कर रहे थे, वो जेक्यूरी ने क्या किया, सिंपल डॉलर जेक्यूरी साइन लगाया और आपने उसका क्लास का वो पाथ दे दिया उसको। अब वो काम बैकएंड पे वही कर रहा है जो जावास्क्रिप्ट ने करना है। जस्ट क्या करता है कि वो हमारी इजीनेस के लिए हमारे लिए एक लाइब्रेरी बनी है जेक्यूरी, वो हम यूज करते हैं। जस्ट हम उसको वो कहते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम कहते हैं डॉलर और जो भी चीज लिखते हैं तो वो जब पास करते हैं तो जेक्यूरी ने काम वही चीज करनी है, लेकिन जेक्यूरी अपने पास वो चीज रन करेगा, उसको रन करके एज ए बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट को देगा, जावास्क्रिप्ट उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा और ये हमें डाटा उसको शो करवा देगा। फिर जेक्यूरी का डॉम आता है कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ये लाइब्रेरी है बेसिकली, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क डिफरेंट है। हाँ, नोड जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है, वो सर्वर साइड आ जाती है हमारे पास। फिर व्यू जेएस आ जाती है, वो फ्रेमवर्क है। फिर रिएक्ट जेएस है, फिर नॉक जेएस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो जेक्यूरी है वो एक लाइब्रेरी बनी हुई है जो बनी जेएस की बेस के ऊपर, जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर बनी हुई है। मतलब नॉर्मली अब जब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ केस में जेक्यूरी के सेलेक्टर के थ्रू डाटा फेच करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू उस पे थ्रू। लेकिन जो जेएस है वो प्योर है, तो उसके काम करने का वे थोड़ा चेंज होता है। जो जेक्यूरी का होता है वो फ्लो इजी होता है आपके पास। फिर इसी तरह जेक्यूरी के इवेंट्स आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल डॉट क्लिक का फंक्शन आता है, ऑन क्लिक का फंक्शन आता है, फिर इसके अलावा चेंज का फंक्शन आता है। मतलब आपने फॉर्म सबमिट किया है, जब आप एजेक्स के फॉर्म बनाते हैं तो उस पर क्या होता है वो चीजें पकड़ रहा होता है, या ड्रॉप डाउन चेंज हुई एट द रेट चेंज क्लिक ट्रिगर हुआ तो अब आपने चीजें पकड़नी है, अच्छा ये चेंज का इवेंट है मैं कैसे मैनेज करूंगा। वो इस तरह की चीजें हमारे पास जारी होती है इसमें। फिर हमारे पास फर्दर इसमें आ जाता है कि हमारे पास ये चीजें आती हैं। फिर हमारे पास उसमें आती हैं कि जी आपके पास लूप्स वगैरह का आइडिया होता है कि लूप्स यूआई के कंपोनेंट्स हैं जेक्यूरी के थोड़े बहुत। उसमें क्या होता है यूआई का बेसिकली जेक्यूरी यूआई के कलेदर से बनाया हुआ पूरा हमने। उसमें आप डिफरेंट किस्म के यूआई का मतलब आप डेट पिकर जेक्यूरी का यूज कर सकते हैं, आपने खुद से नहीं करना, आप जेक्यूरी का डेट पिकर यूज कर लें। फिर बाज दफा मॉडल आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा पॉपअप में डाटा ले रहे होते हैं, वो जेक्यूरी का यूज कर सकते हैं। फिर इसके तरफ डिफरेंट किस्म के जेक्यूरी यूआई पूरे का पूरा समझेंगे, आपके पास एक इटसेल्फ एक कैलेंडर चीज है जो आपको पूरे का पूरा चीजें देती है, प्रोवाइड करती है। उसमें डेट पिकर है, मॉडल है, उसके अलावा और मतलब जेक्यूरी यूआई हम खोलते हैं तो उसके अंदर हमें बेबहा किस्म की चीजें मिल जाती हैं उसकी। ठीक है, जेक्यूरी है। फिर हमारे पास एक चीज आती है बूटस्ट्रैप का, जो चीज हम लोग खुद से कर रहे थे
वो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क आया, उसने हमें सारी की सारी चीजें दे दी। आइडिया होगा बूटस्ट्रैप का थोड़ा, आपको भी है बूटस्ट्रैप? अच्छा, अब क्या चीजें मैंने आपको बताया कि हमने HTML भी लिख ली, मैंने CSS भी लिख ली। अब जब हम लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में जाएंगे तो वहां पे क्या उसकी बनी बनाई क्लासेस है, पूरी एक लाइब्रेरी, मतलब जस्ट हमने एक चीज, इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप मतलब वो सारी की सारी चीजें हमारे पास उसने बनाई हुई है, हमने जस्ट अपने पास लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है और उस बूटस्ट्रैप को हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास जो काम हमने खुद से करना था वो हमें वहां से बना बनाया मिल गया। मतलब एज कम्पेयर टू CSS के लिए कहने का मकसद है कि अगर हम इसकी एग्जांपल में जाएं, इसमें हम लोग यहाँ पे हम लेआउट में जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये डिजाइन है फॉर एग्जांपल, अब आपने खुद से लिखना था तो आपने HTML खुद से बनानी थी कि अच्छा यार मैंने ये कंटेनर इतने विड्थ का रखना है, ये चीज मैंने इतने का रखना है, मैंने इसकी CSS इतनी रखनी है, या फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिवनेस मैंने खुद से रखनी है। ये ऑटोमेटिकली ये चीजें क्या है, ये मैनेज की हुई है, सारे के सारे मीडिया ब्रेक पॉइंट्स लगाए हैं कि ये स्क्रीन आएगी, ये रेजोल्यूशन आएगी, ये चीज हमारी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, सारे का सारा इसके अंदर इंडेक्सेस वगैरह ये चीज होती है। मतलब उसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो ये सॉरी ये एग्जांपल है, ठीक है। अब ये पूरी का फॉर एग्जांपल एक प्राइसिंग है, तो पूरा का पूरा वेबसाइट टेम्पलेट बना हुआ है, पूरा बना हुआ है, ये पूरे का पूरा एक वेबसाइट टेम्पलेट बना पड़ा है कि जिसके अंदर आपने खुद से बनाने के बजाय ये आपने उसका मेन ये बूटस्ट्रैप ने ये बना के दिया हुआ है आपका टेम्पलेट, आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। मतलब ये पूरा टेम्पलेट है, प्राइसिंग है, ये सामने टॉप के ऊपर देखें आपका नेविगेशन आ गया है, ये आपके पास मेन हेडिंग्स आ गई उसकी, फिर इसी तरह आपके पास ये उसके आपके स्पैन्स आ गए, ये जितनी स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी छोटी होगी, अच्छा ये देखिए बड़ी स्क्रीन रेजोल्यूशन आती है, अभी इसके ऊपर नहीं किया हुआ इसने, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि ये देखें ये ऑटोमेटिकली किया हुआ स्क्रीन जिस तरह ही आपकी छोटी स्क्रीन पे गई वो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज होके सिंगल सिंगल पे आती, जिस तरह हम लोगों की स्क्रीन ये पे तो इस स्क्रीन पे गई इतने पे होगी, फिर जिस तरह मेरी स्क्रीन छोटी होती गई ऑटोमेटिकली मेरा कंटेंट चेंज होता गया। ये बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें आती हैं बूटस्ट्रैप में, ठीक है। फिर बूटस्ट्रैप आ जाती है हमारे पास, मतलब बूटस्ट्रैप को हम लोग देख सकते हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के नेविगेशंस को देखेंगे, उसका कैरोसेल को देखेंगे। कैरोसेल क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, वेबसाइट फेडरल की वेबसाइट या कोई वेबसाइट खोले तो आपके बैकएंड के ऊपर एक स्क्रीन चल रही होती है, तो हमारे पास वो कैरोसेल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास ये वेबसाइट रेंडर होती है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये देखें ये हमारे पास कैरोसेल होता है, मतलब ये jQuery का कैरोसेल होता है, ऑटोमेटिकली इमेजेस अपलोड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कंटेंट आ रहा है, मूव हो रही है स्क्रीन, ये उसके साथ इसमें ये चीजें चल रही होती हैं आपके पास। तो jQuery में आपके पास ये चीजें आप देख सकते हैं इसमें, ये फिर ये आपके पास आती हैं। फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे कि MySQL आई नॉर्मल हम लोग MySQL को यूज करेंगे, क्योंकि जब हम डाटाबेस की बैकएंड की बात करेंगे तो हमारे पास डाटाबेस आती है PHP वगैरह के साथ हम लोग MySQL यूज करते हैं, जबकि अपने C# वाले होते हैं जो डॉटनेट यूज करते हैं वो MySQL सर्वर यूज करते हैं, SQL सर्वर को यूज करते हैं। हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे MySQL। बेसिकली MySQL क्या चीज है, बेसिकली फ्रेमवर्क है, डेटाबेस है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, SQL एक लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है कि उसके थ्रू हम लोग अपना बेसिकली डेटाबेस डिफाइन कर रहे होते हैं। अब डेटाबेस क्या होती है हमारे पास, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस होती है। नॉर्मली क्या होती है RDBMS हमारी कहलाती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है पूरा, जिसका आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब टेबल्स में जो डाटा पड़ा होता है वो रिलेशनल जो पड़ा होता है रिलेशनशिप के साथ होता है। उसकी एग्जांपल ये समझें कि एक स्टूडेंट है, उसका एक टेबल में रिकॉर्ड रखेंगे, स्टूडेंट का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल में होती है। लेकिन अब स्टूडेंट के साथ उसकी चीजें एसोसिएट करेंगे, मतलब अब ये नहीं हो सकता कि नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने एक टेबल में डाटा नहीं सारा रखना,
जब हम डेटाबेस की बात करते हैं और आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो डाटा हमारा डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा गेम्स खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है। अब ये तो नहीं होगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल आप पेपर वर्क कर रहे थे, अगर आप नॉर्मल कॉपी की बात करूँ आपसे पूछता है कोई कि जी फलाना लड़का है वो कौन कौन सी गेम खेलता है, वो कहा क्रिकेट भी खेलता है, वो या तो आप कॉमा सेपरेट करके लिखोगे, लेकिन हो सकता है वो 10 स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपने खाना रखा हुआ वहाँ पे नहीं आ सकता। या फिर आप क्या करेंगे कि वो सारे का सारा रिकॉर्ड कहीं और सेव करवाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आरडीबीएमएस की बात की जाती है तो हम लोग दो डिफरेंट किस्म का टेबल बनेंगे, एक स्टूडेंट्स का बनेगा जिसमें हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे और एक हमारे पास बनेगा स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स लैदा होगी, स्टूडेंट लैदा हो गया। अब इनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है ताकि हमें पता हो कि ये डाटा इसके साथ बिलोंग करता है। उसके लिए फिर हम लोग जाते हैं आरडीबीएमएस अप्रोच में, वो एक नया टेबल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम स्टूडेंट की आईडी भी ले आते हैं और गेम की आईडी भी ले आते हैं, उसमें जितनी भी रिकॉर्ड इंसर्शन होगी वो वहाँ पे होगी। मतलब एक कहने का मकसद है वन टू मैनी होता है, डेटाबेस की डिफरेंट टर्म्स होती हैं। अब सीएसएस पढ़ेंगे, सीएस में चौथे सेमेस्टर में जाएंगे, जब डेटाबेस में जाएंगे वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा मैनी टू मैनी क्या चीज होती है, वन टू मैनी क्या होता है, ऑप्शनल मैनी क्या होता है, इसी तरह हमारे पास वन टू वन क्या होता है। मतलब डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर फिर आप डेटाबेस में इंप्लीमेंट करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है। फिर हमारे पास बेसिकली वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर को देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल उसका देखेंगे कि लारावेल के साथ है तो लारावेल का हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उसमें, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं लूप्स वगैरह को देखेंगे। अब लूप्स का आपको आइडिया नहीं होगा पीएचपी वगैरह में, लूप क्या चीज होती है, आपको लूप का आइडिया? हाँ सेम होते हैं सारे। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे लूप्स का पर्पस ये होता है कि हमने कोई चीज रिपीट करवा के प्रिंट करवानी है, हम बार बार रिपीट हो रही, कहने का मकसद है जिस तरह आपने वीडियो को अपने लूप किया ना, आपने रिपीट कर दिया तो वो एक चीज रिपीट हो रही होती है। सेम ये समझे कि लूप में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रिकॉर्ड आए थे डेटाबेस से, आप अपने उस रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है, शो करवाना है, तो अब लूप्स के बगैर आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। आपने वन बाय वन रिकॉर्ड को उठाना, उठा के पिक करके शो करवाना, पिक करके शो करवाना, तो वो लूप्स के थ्रू चलेगी। फिर इसी तरह हम लोग पीएचपी के उसमें जाएंगे तो हमारे पास एरेज आती है। एरेज का क्या होता है, कंसेक्टिव स्पेसेस होती है हमारे पास मेमोरी में, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है और जितनी आपने लिमिट रखती है उस पर रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट का डाटा एंटर लेना है तो आप क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि है ही हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें 5 स्टूडेंट का एंटर लेना है। अब 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने कहने का मकसद है कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले 5 स्टूडेंट की एंट्री लो फिर मुझे उनको शो करो। अब आपके पास क्या चीज है कि आप या तो आप क्या करोगे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, हर वेरिएबल के अंदर अंदर उसके अंदर डाटा स्टोर करवाओगे फिर मुझे शो करवाओगे। उसमें क्या करते हैं हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे की लेंथ 5 डिक्लेयर की, एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी, 1 इंडेक्स के ऊपर रखी, 2 इंडेक्स पर रखी, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, वो फिर हम यूजर को डिस्प्ले करवा देते हैं। मतलब ये एरेज वगैरह आती है। फिर फंक्शंस होते हैं, सिंपल अपने फंक्शंस बना के अपने काम करना होता है, वो चीज आती है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आएगी, जब आप काम करेंगे तो क्या होता है कि पीएचपी में हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का। बेसिकली ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप काम करते हैं, कुछ डाटा अपने हाइड करवाना होता है, कुछ अपने शो करवाना होता है, तो उस पूरे को फ्लो को वो मैनेज करने का ही होता है। फिर इसमें एट द एंड हमारे कोर्स के एंड पे जाके हम लोग उस पर देखेंगे लारावेल के साथ ये चीजें, मतलब आपने HTML भी देख लिया, आपने CSS भी देख ली, जावा की रिसोर्स भी देख ली सारा। फिर एट द एंड जाके आप एक बनाएंगे, वेबसाइट बनाना है या आप क्राउड ऑपरेशंस को देखेंगे। उस क्राउड ऑपरेशन में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं बुक्स की कहता हूँ कि जी बुक का जो है बुक का नेम लेना है, बुक की टेक्स्ट क्या चीज है, बुक का डाटा हमने सेव करवाना डेटाबेस में, तो उसका पूरा क्राउड ऑपरेशन होता है। उसमें हम लोग 2 अप्रोच यूज करेंगे, एक होता है फॉर्म बेस्ड अप्रोच, एक होती है एजेक्स बेस्ड। अब एजेक्स और फॉर्म में क्या होता है कि फॉर्म में ये होती है कि आपने नॉर्मल देखी होगी। अब जिस तरह मैं इस वेबसाइट की बात करूँ इसकी, ठीक है, इनकी मैं बात करूँ तो ये क्या होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे तो ये पेज मूव हो जाता है, पेज रिफ्रेश होकर दूसरे पेज पे जाता है जब मुझे पेज का डाटा आता है। ठीक है, ये चीज होती है कि ये हमारी अप्रोच चल रही थी पहले, मतलब हम लोग यूजर को मूव करवाते थे दूसरे पेज पे और उसको डाटा शो करवाते थे। अब अप्रोच आती है हमारे पास सेम पेज के ऊपर रहते हुए जस्ट नीचे का कंटेंट चेंज करना है, आपने उसकी बॉडी चेंज कर दी। मतलब पहले वो 10 रिकॉर्ड आ रहे थे, नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड चेंज हो गए, पेज रिफ्रेश नहीं करना। पेज रिफ्रेश का जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो फेसबुक पे उसमें पोस्ट ऐड करते हैं, पेज रिफ्रेश नहीं होता।
नॉर्मली आपका पेज पेंड हो गया, वहीं पे पेज का बैक के अंदर ऐड हो जाती है। तो इसको डायनामिक होता है, प्लस आपका वो उसी के अंदर चीजें ऐड अप हो रही हैं, वो एजेक्स के थ्रू आता है। नेक्स्ट पेज हम जिस पेज पे मौजूद है उसी पेज पे हम काम करेंगे, उसी जगह पे डाटा इंसर्ट होगा, शो हो जाएगा। पेज अब व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें, सिंपल मोबाइल में अपने व्हाट्सएप किया, मैसेज आपका पेंड हो रहा है, पेंड हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि नॉर्मली ये जो पुरानी अप्रोचेस होती थी उनमें क्या होता था कि आप पेज रिफ्रेश करवा जाते थे, फिर अगले पेज पे जाते थे, मतलब आपने कुछ भी चीज की चेंज की है, पहले आपने पेज नेक्स्ट पे गए, फिर सबमिट करके फिर वापस पेज पे आए, फिर आपकी लिस्टिंग शो होगी। अब वो यूजर को इरिटेट करती है, यूजर सोचते हैं, वो चाहता है कि मुझे फौरन डाटा जो मैंने डाला है उसी टाइम शो हो जाए। फेसबुक भी नहीं होता, प्रोफाइल में किसी प्रोफाइल उसमें वो खुद रन होगा, सेव हो गया, ठीक है, जब तक रिफ्रेश करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, जब रिफ्रेश करोगे ना वो तीसरी डाटा फेसबुक है। मतलब वो अब मैं वैसे बता रहा हूँ, नॉर्मली जो एजेक्स का फायदा होता है ये कि आपने उसी टाइम चीज आपके पास आती है, उसका पर्पस ये होता है कि हम लोग डाटाबेस में फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ, मैं अब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, पहले मैं दूसरे फॉर्म पे किया, फिर मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, फिर मेरी लिस्टिंग पे आया, फिर दोबारा मेरी लिस्टिंग अपडेट हुई। अब नॉर्मली तो ये काम नहीं होता, हमने तो काम उसी टाइम करना है, जो रिकॉर्ड एंटर किया मेरा उसी टाइम शो होता है। बस आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें नॉर्मल अप्रोच में किसमें मतलब नॉर्मल अप्रोच में क्या होता है कि आपका पेज रिफ्रेश तो हुआ, मतलब टाइम दोनों का देखिए, जानी तो सर्वर पे कॉल है, ये तो नहीं होगा कि सर्वर पे सेव नहीं होगा, डाटाबेस में सेव होगा जरूर डाटा है, लेकिन वेबसाइट स्लो आ रही है तो इसमें भी वही करेगा, लेकिन वो अप्रोच पुरानी अप्रोच है, मतलब वो अप्रोच नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब जितनी भी होती है, कहने का मकसद है कि जो अभी एजेक्स वाली अप्रोच होती है उसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। पेज आपका सिंगल, पेज आपका हेडर टॉप पे आ रहा है, फुटर बॉटम पे आ रहा है, बीच का कॉन्टेंट चेंज हो रहा है, आप मेन पे बैठे हुए। ये नहीं होगा कि अब आपके पास क्या चीज आ रही है कि सिंगल पेज, मल्टीपल पेजेस नहीं है, सिंगल पेज है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको कहलाते हैं, सिंपल वर्ड एजेक्स। मैं वैसे आपको डेमो दिखाता हूँ। डेमो पीएचपी पे बने हैं सारे। वर्डप्रेस का ये चीज है कि वर्डप्रेस जो सी है उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का तो ये सॉकेट सॉकेट वगैरह पे बना है और बैक में उसको मैंने इतना नहीं यूज कर, लेकिन ये कि बैकएंड पे इसकी जो है ना वो जो जिससे आपका डाटा अपडेट होते हैं वो सॉकेट वगैरह के साथ होते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अब मैं वही चीज आपको बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई चैट की एप्लीकेशन बना दी है, अब चैट की जब आपने एक एप्लीकेशन बनाएंगे, आप चैट की एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी चैट की एप्लीकेशन बन गई है, इसका डेमो आ रहा है कहीं पे, ठीक है, चैट एप्लीकेशन बना दी, अब आपने फॉर एग्जांपल मैसेजेस फेच करने हैं, मतलब मैंने आपको, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने मैसेजेस फेच करने हैं, तो वो अगर मैं एजेक्स के थ्रू फेच करूंगा तो मुझे हर एक सेकंड बाद, हर मिली सेकंड के बाद सर्वर को कॉल, सर्वर को कॉल, सर्वर को कॉल, तो उसके लिए सॉकेट वगैरह होते हैं या चैनल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली देखते हैं, अच्छा यार इस पे चीज पुश हुई है, दूसरे को शो करवा दे दूसरे को। तो मैं कहने का मकसद है कि ये चीज है, ये देखिए ऐड न्यू यूजर है, ये पॉपअप, अब फॉर एग्जांपल मैं नेम लेके आता हूँ, मैं कुछ भी लाता हूँ, मैं अब मैंने इसके अंदर एक चीज मैंने ऐड की है, अब देखिएगा कि मेरा ये ऐड होगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली जो मैंने डाटा ऐड किया है टॉप पे नहीं है, मैंने रिकॉर्ड मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट, अगर मैं बिलिंग को डिलीट करता हूँ, ये इनका वैसे ही वो बना हुआ लगा, वो ब्रोकन है, ब्रोकन हुआ मैंने, नहीं नॉर्मल अप्रोच नहीं है, जब पॉपअप आपका आ गया, जब आपकी एक चीज उसके ऊपर आ गई, आपने पॉपअप से किया उसका नहीं है, वैसे इनका ब्रोकन हुआ है, ये दिखता है। असल में मेरे पास सिस्टम पे उसको ऑलरेडी मैंने आज करवाया है जिस एजेक्स में,
सिंपल हिंदी वर्ड ये समझाने का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो भी डाटा डालेंगे ना, वो डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा। मतलब पेज रिफ्रेश नहीं होगा, यूजर को फौरन इम्पैक्ट आएगा, आपने काम किया, अच्छा ये डाटा आ गया, ये डाटा आ गया इसमें। तो इस तरह की वो इसमें आती हैं कि आपने ये चीजें देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये चीजें आती हैं कि हम लोग एजेक्स को देख सकते हैं उसमें। फिर ऐसे हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये चीजें सारी उसमें आएंगी कि हम लोग एजेक्स वाले का भी बता रहा हूँ, फायदा आपका ये होता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, आप कहीं पे यू मूव नहीं करते, जस्ट आपने अगर अपने फॉर एग्जांपल लेफ्ट नेविगेशन पे मूव किया, पेज वहीं पे रहा, यूजर का कहीं पे रिफ्रेश का कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली आपका डाटा उसे पता चलेगा। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी चीज होती है कि इसमें ना हम लोग HTML CSS वगैरह थोड़ा सा खुद करेंगे, जब बूटस्ट्रैप पे आएंगे ना तो हम लोग लाइव एग्जांपल्स देखेंगे सारे, मतलब वो सारे का सारा मैं कोड कॉपी करके दे दूंगा, लेकिन बजाय इसके कि हम लोग खुद से लिखेंगे ना वो, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे आपको इस चीज का आइडिया दूं तो ये आप समझें कि आपके पास HTML इटसेल्फ जो सी है ना, वो 5 to 6 डेज का कोर्स है, मतलब फुल वर्किंग डेज का कोर्स है। मतलब CSS को देखें, CSS छोटी नहीं है, मतलब हम लोग इसको हम बेसिक आइडिया लेंगे, उसको लेके इसको चीजों को चलाएंगे। मतलब अगर आपको ये होगा कि HTML का मैंने बेसिक आपको दे दिया, आप उसका आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप उसको वीक में अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्लोर करें, पूरे का पूरे 40 आवर्स के इटसेल्फ कोर्सेज हैं। मतलब अगर आप 40 आवर्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट CSS एक खुद से एक 40 आवर की एक चीज है, जिसके अंदर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, कुछ और चीज नहीं पढ़ेंगे उसके अंदर, तो वही चीजें आती हैं उसमें। सिक्योर वैसे करना नहीं चाहिए इसमें, ये रेंडर नहीं हो रहा अभी। तो सिंपल ये है कि वो एप्लीकेशन बनी हुई थी, मैं आपको दिखा देता कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे कैसे हैंडल चल रहा है। तो ये चीजें आती हैं, मतलब तो इस तरह से आपके पास चीजें आती हैं इसमें कि आप लोग उसको देख सकेंगे। तो मतलब वो चीजें साथ साथ आपने प्रैक्टिस आपके काम है, मैं चीजें कंसेप्ट दे देता हूँ, पढ़ा दूंगा आपको कि ये चीजें आपने उसको प्रैक्टिस करोगे फिर आपको फायदा। अदरवाइज क्या चीज है कि आप कोर्सेज जितने मर्जी बेहतर से करते हैं, जब तक आप लोग आप उसको खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने किया, मैंने एक चीज पढ़ानी है, पढ़ा के चले जाऊंगा, आपको नहीं उसमें होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग एक चीज देखते हैं कि जी हमारे पास एक न्यू फाइल बनाते हैं HTML का, बेसिक उसका स्केलेटन देखने की करते हैं कि वो HTML का बेसिक स्केलेटन कैसे चलता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल आती है, उसमें फिर आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, हम लोग फाइल सेव एज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बना लिया हम लोग इसमें HTML का। ठीक है, सिंपल हम लोग अगर HTML की बात करें तो ये हमारे पास एक HTML मैंने जस्ट लिखी थी, अगर मैं .html की एक्सटेंशन नहीं देता तो उसमें HTML फाइल ओपन नहीं करनी। तो उसके लिए होता है कि हम लोग जब हम PHP की फाइल में काम कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि PHP सर्वर पे जाती है, तो सर्वर उसको देखती है कि अच्छा ये चीज़ है, फिर उसको PHP कन्वर्ट करती है, उसको रिस्पॉन्स कन्वर्ट करके HTML को दे देती है। इसलिए फिर वो हमारी फाइल
फाइल की एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होगी, लेकिन वहां पे आपका एचटीएमएल का कोड चल रहा होता है, या एचटीएमएल के अंदर आपने पीएचपी इंक्लूड की हुई है। तो वो क्या होता है कि जब उस कॉल पे जाती है तो वो सर्वर उसको इंटरप्रेट करता है कि अच्छा ये मेरी पीएचपी की फाइल आई है, इसके अंदर ये वेरिएबल है, इसकी ये वैल्यू और इसको मैंने ये डिस्प्ले करवानी है। तो इस तरह से उसको ये चीज होती है। अब इस पे अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं इसका, तो ये हमारे पूरे का पूरा इंस्पेक्ट एलिमेंट से हमें इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसका नाम कर देते हैं। अब ये हमारे पास पूरे का पूरा जो HTML का सोर्स होता है, या कंट्रोल यू करोगे तो आपको पूरे का पूरा सोर्स नजर आ जाएगा कि हमारे पास हेड क्या आ रहा है, हमारे पास बॉडी में क्या आ रहा है, फिर हमारे पास डिव्स अप्रोच आती है, फिर डिव्स आते हैं, डिव्स के साथ आप लोग स्पैन्स बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसमें फर्दर देखेंगे कि हमारे पास कुछ HTML के एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ब्लॉक लेवल। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या होता है कि अब आपने कोई भी चीज इनलाइन होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एलिमेंट अपेंड हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, मतलब आपने कोई भी चीज लिखी वो नेक्स्ट लाइन पे इसके साथ अपेंड होता जाएगा। ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि आपने ये चीज लिखी वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाएगा। ये हमारे पास ये उसके आ जाते हैं कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन सी हैं, डिव्स होती हैं वो ब्लॉक लेवल होती हैं, हेडिंग्स होती हैं वो ब्लॉक लेवल होती हैं, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव हो जाती हैं। तो इस तरह का फिर आपने चीजें देखनी होती हैं कि अच्छा ये चीज आ रही है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जाऊं और इसमें बॉडी के अंदर मैं हम लोग कोई चीज देखेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉडी के डिफरेंट किस्म के हैं, हमारे पास H1 से लेके H6 तक हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं इसमें। ये सिंटैक्स होते हैं हमारे पास, मतलब इसके अंदर आप लोग डिफरेंट किस्म की चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करूं और फिर HTML के कोड में आप जितनी मर्जी स्पेसेस देते रहे यहाँ पे, मतलब मैं इस लाइन के अंदर स्पेस दे रहा हूँ ना, मैं ये स्पेसेस दे रहा हूँ, मैं ये स्पेसेस दे रहा हूँ, तो HTML इसको एज इट इज डील करेगी, उसको कोई पता नहीं है कि ये स्पेस है। उसने कहना है कि आपके आपने नोट फाइल में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई स्पेस नहीं, वो उसने एज इट इज डील करनी है। उसे सारी के सारी अगर मैं सेव करूँ और H1 की जगह में मैं लिखता हूँ दिस इज, ठीक है, ये H1 की हेडिंग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं, मैं डिफरेंट किस्म का आपको बताता हूँ कि हेडिंग्स का क्या होगा। बीआर का भी हम ब्रेक लाइन के लिए बीआर यूज होता है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या आते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लाइन पे जाते हैं। बीआर होता है ब्रेक रो, वो रो करके ऑटोमेटिकली उस लाइन पे चले जाएंगे, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमने जस्ट उसको लिखना है, उसने ऑटोमेटिकली फिर करना है। फिर आपने स्पेसिंग देनी है, तो स्पेसिंग देने के लिए NBPS होता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस होती है, वो आप टैग दे सकते हैं। उसके ऊपर टैग पे क्या होता है कि वो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली ब्रेक स्पेसिंग में चले जाता है आपका। मतलब डिफरेंट किस्म की आपके पास अप्रोचेस आती हैं कि आप उसमें लिखते हैं। मतलब अगर अब मैं इसको कहता हूँ ये चीज़ आपने एज इट इज लिखनी है, तो ये आपकी जितनी स्पेसेस आ रही हैं ये उसी तरह उसको वो कर देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये टाइटल होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल आ रहा होता है उस टाइटल को बताता है। अब ये देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हेडिंग्स बता रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली उसने एक लाइन दी है, मैंने वहां पे उसको कोड में कितनी लाइन दी थी उसको से कोई लेना देना नहीं हुआ, उसने जो लाइनिंग थी उसने वो लाइन दी। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी मेरे पास ये कोड था, इसके अंदर ये फर्दर लाइंस आनी चाहिए थी, शो होनी चाहिए थी, तो फिर आपको उसको बीआर लगाने पड़ेंगे, बीआर टैग्स देने पड़ेंगे यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने की है, तो ये क्या होगा कि अब ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे जब टैग्स आएगा तो ये उस टैग के साथ हमारे साथ क्या करेगा कि हमारे पास ये स्पेसेस फर्दर देगा। ये मतलब इस तरह की ये चीजें आती हैं उसके अंदर, ये चीजें आती हैं। ये अब लेवल पे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जितने भी अब रखेंगे, डिव्स रखेंगे, आप HTML टैग्स रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस पे मूव हो जाएंगे। अब फिर बाज़ आपके पास चीजें आती हैं स्पैन वगैरह, स्पैन ब्लॉक लेवल नहीं होता, वो इन लाइन होता है, वो आपका उसी लाइन के ऊपर आपका डाटा आ रहा होता है। तो उसमें फिर ये आप HTML में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं, इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं। फिर हमें ये पता होता है कि अच्छा मैंने ये फॉर्म बनाने जा रहा हूँ तो उसके अंदर ये फील्ड्स हैं, अगर इनको मैंने न्यू लाइंस पे लेके जाना है तो मुझे बीआर लगानी पड़ेगी, या मुझे किसी और तरह से करना पड़ेगा, या डिव्स के अंदर रखना पड़ेगा सारे को। फिर पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ आपके ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस में मूव हो जाती है। ये सारी की सारे स्केलेटन में चीजें आती हैं इसमें।
इस तरह का है आपके पास, मतलब कोर्स में ये सारी चीजें आप लोग उन चीजों को देखते हैं, फिर देख के आपको वन बाय वन चीजें उसमें आ जाएंगी आपके पास। आपका ये का थोड़ा सा डेटाबेस में उसमें हमें टाइम लगेगा, क्योंकि डेटाबेस का आपको आइडिया नहीं होगा, तो उसको देखेंगे डेटाबेस कैसी चलती है हमारे पास, लूप्स वगैरह का होगा, क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट है, तो उसमें लिखने का सिंटैक्स होता है लूप का। हाँ, मतलब लूप्स का ये होता है कि अब वही मैं बता रहा हूँ, सी प्लस प्लस भी पढ़ी है। देखिए आपका एक चीजें प्रोग्रामिंग में ना, लूप्स होगी, डू वाइल लूप होगी, फॉर लूप होगी, ये जितने भी लूप्स है ना, कंसेप्ट हमेशा सेम है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा आपका। अगर फॉर एग्जांपल आज अगर आप काम कर रहे हैं पीएचपी में काम कर रहे हैं, तो उसका लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज होगा, लॉजिक वही है हमेशा की। इफ एल्स की फिर लॉजिक आती है, तो उसका क्या मकसद होता है कि इफ एल्स इफ एफ आ जाती है, फिर इफ आ जाते हैं, फिर मतलब डिफरेंट किस्म की आपके पास लॉजिक्स आ जाती है। वो फिर लॉजिक्स में आपने पता होता है कि अच्छा इफ एल्स का क्या करेंगे हम लोग, इफ एल्स इफ आएगी तो क्या करेंगे। वो उसकी सिंपल एग्जांपल समझें कि अगर आपको कहता है कोई चीज डिस्प्रिन लेने जाएं, अगर आपको डिस्प्रिन मिलती है नहीं तो पैनाडोल लें। अब इफ की कंडीशन दे दी है, आप एक एक बंदे को कहते हैं कि जी बाजार जाओ डिस्प्रिन ले, अब उसको आपने कोई कमांड नहीं दी है, आप उसको अगर डिस्प्रिन ले, बजाय कि डिस्प्रिन मिलती है नहीं तो आ जाएगा। आप दूसरी तरफ कहते हैं यार अच्छा डिस्प्रिन नहीं मिलती तो पैरासिटामोल ले आना। अब उसको एल्स का केस दे दिया आपने, उसको एक अलग ऑप्शन दे दी है कि डिस्प्रिन नहीं मिली तो पैरासिटामोल। अब इफ की कंडीशन होगी, इफ मिल गई नहीं तो पैरासिटामोल। फिर इसी तरह आप कहते हैं कि अच्छा एक और कंडीशन है, अगर डिस्प्रिन नहीं मिलती, पैरासिटामोल नहीं मिलती, तो फिर एक और चीज आप इफ एल्स इफ चल गया। इफ के अंदर देखेगा अच्छा डिस्प्रिन नहीं तो पैरासिटामोल देखेगा, नहीं मिली तो फिर जो भी चीज आपने कही है वो अल्टीमेटली डिमांड नहीं करेगी। सिंपल इफ का होता है कि इफ का मतलब है कि पहले आप ये कंडीशन मीट होगी फिर अगली कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर इफ का मतलब है कि इफ ये चीज हो, फिर उसके अंदर जाके दोबारा इफ देखेगा कि फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं कहता हूं कि अगर आप डिस्प्रिन मिलती है, अगर डिस्प्रिन है और फिर अगर डिस्प्रिन मिल गई ठीक है, अब आप कहते हो पैरासिटामोल भी लो, इफ पैरासिटामोल भी है डिस्प्रिन भी है, फिर आप कहते हो कि ये मेडिसिन ले लीजिए, मतलब आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके ऊपर ये चीज आती है इसमें। डिफरेंट किस्म के फ्लोज होते हैं आपके पास, तो उस तरह होता है। सिंपल आप फॉर एग्जांपल मैं लूप की बात करूं तो फॉर लूप का कहने का मकसद है आपको, मैं कहता हूं टेबल प्रिंट करना। अब टेबल प्रिंट करना, टेबल में तो 1 से लेके 10 तक होती है गिनती, और उसका जिसका भी टेबल होगा उसके ऊपर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन चल रही होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लूप के थ्रू जनरेट करवाएंगे। हम जस्ट एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन के अंदर कोड लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन करके हमें प्रिंट आता रहेगा लूप्स। तो लूप्स का ये फायदा होता है कि हमारे पास उसमें काम कर रहे हैं। नहीं मेरी तो चल रही है ये कोर्स, मैं अभी लास्ट मैंने बैच करवाया तो अभी करवा रहा हूँ वो वीकेंड पे। बाकी तो मेरी क्लासेस वही का भी है कि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। ऑफिस का तो हमारा पहले ब्लू एरिया में ऑफिस था, अब ब्लू एरिया में ऑफिस नहीं है, अभी वर्क फ्रॉम होम ही है बस। मतलब डिफरेंट किस्म के आपके पास चीजें आती हैं जो आप उसको कर सकते हैं। अभी मुझे आप 2 ही हैं, बाकी देखें क्या प्रोसेस बन रहा है। नहीं ऑनलाइन कोई भी नहीं आज इसमें, मैं एनरोल करवाने का देख लूँगा उनको बता दूँगी। क्योंकि लास्ट डेट में 5 स्टूडेंट थे हमारे पास, तो वही था कुछ नहीं किया। तो बाकी वही चीज़ है कि प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि आपने करवा दूंगा मैं लैपटॉप वगैरह, अगर आपने अपना लेके आना तो ले दूंगा। सिस्टम लेकिन मेरे पास नहीं है, लैब्स नहीं है, लैब नहीं है क्योंकि मेरी वो लास्ट टाइम स्टूडेंट की बात ही थी तो लैब नहीं थी उस टाइम पे। तो बाकी ये कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसके बाद आपने उसको करना होता है खुद ही प्रैक्टिस। उसमें नहीं कोई चीज़ समझ आती तो व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लेंगे, वैसे नेक्स्ट क्लास होती है उसमें बंदा पूछ लेता है कैसे, वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे ना आपको। कौन सी ग्रुप में ऐड किया हुआ आज हमने 4 रुपए पता लगा तो नहीं, मैं वो देख लेता हूँ, मैं से पूछ लेता हूँ कौन से ग्रुप में ऐड किए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक बैच 2 चल रहा है हमारा। आपका ग्रुप का नाम नहीं नहीं मेरा 92444735 आता है। वो भी देख लेंगे मेरे ख्याल मुझे, वो कर लेंगे ऐड। अभी कितने बंदे हैं उसमें? इसमें 7 एडमिन है, 2 स्टूडेंट हैं सारे एडमिन। ठीक है, मैं उसमें करवा लूंगा, मैं ऐड कर देंगे इसमें। हाँ वो भी मुझे इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं था।
ये सारी चीजें उसमें आती हैं आपके पास। फिर उसमें सर आपने मुझे थोड़ा कवर करना है कि मेरे साथ साथ हर चीज की असाइनमेंट दे दो। मैं तो असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं सीधी सी बात है, मैं पिछले स्टूडेंट्स को भी देता था, मैं पिछले स्टूडेंट्स को भी देता था, वो करके नहीं लाते थे, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैंने आपको बताना है चीज कि यार फॉर एग्जांपल हेडर की बात करता हूँ, मैं नेविगेशन की बात करता हूँ। अब मैं देखें जब हम लोग आएंगे ना इसके ऊपर नेविगेशन के टॉप पे, अब आपको ऑलरेडी पता है डिव्स का मकसद है, तो डिव ने तो डिव ब्रेक कर देनी है। अब नेविगेशन तो होती है इनलाइन हो रही होती है, नेविगेशन तो मेरी ये चाह रही होती है, ये मेरे पास डिस्क सारी होती है। मैं इसको आपको अप्रोच कहता हूँ कि मुझे डिस्क के थ्रू करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? वो आपको कोई ना कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी कि यार इस तरह से मैं कर सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं डिव लगाऊंगा तो डिव तो मेरी ऑटोमेटिकली लाइन पे चली जाएंगी। अब मैं स्पैन लगाता हूँ तो स्पैन मेरे साथ जुड़ जाएंगी। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। वो आपने, मैं आपको एग्जाम्पल में मैंने लास्ट स्टूडेंट था, मैंने आपको दोनों दी थी कि मुझे आप लिस्ट के थ्रू करके दिखाएं, मुझे आप 3 डिफरेंट किस्म के सिनेरियो से करके दिखाएं। अब नेविगेशन हेडर बना रहे हैं, उसका 3 डिफरेंट सिनेरियोज हो, मतलब उसका मेन कंसेप्ट क्या था कि डिव्स को पहले डिव्स अलाइन करवानी है सिंगल उसमें। अब वो किस तरह से अप्रोचेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। आप उसको और फ्लैश बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप कुछ और चीज यूज कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज में एक चीज आती है। आपका भी फाइनली ये प्रोजेक्ट आपने अभी करना है, आईटी का आएगा प्रोजेक्ट ही आपका, ये वेब का आएगा उसमें। वो तो हमारे चॉइसेस होती है किसी का कर सकते, लेकिन मैं जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सही है। और ठीक है, एंड्रॉइड भी यानी कि ये चीज़ है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि अपने जब नेक्स्ट में जाना है, अपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है या उसके लिए जाना है, तो आपके पास डिफरेंट सेट होने चाहिए उसमें। अब इसमें ये भी चीज़ होती है कि एंड्रॉइड में जाएंगे तो आप बिल्कुल एंड्रॉइड के डोमेन में होंगे। हमारी जो फील्ड है ये वास्ट फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है ये। मतलब ये समझिए कि ये एक ऐसी फील्ड है कि आपने अगर आप लारावेल पीएचपी में आप सिंपल पीएचपी में रहेंगे ना, तो तब भी आपका फायदा नहीं है। आपको पीएचपी के साथ आपको फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी को देखना पड़ना है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी पे रहें तो वो बहुत बढ़िया है, उसको भी कर लें तो आपके मतलब सैलरी वाइज स्केलिंग वाइज हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। तो वो डिफरेंट किस्म की चीजें चलती हैं। अब मेरा, मैं अपना आपको अपना बताता हूँ कि मेरी जो बेसिक होती है HTML CSS साइड पे मैं इतना ज्यादा वो नहीं फोकस करता, क्योंकि इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता। अब कुछ लोगों की होती है सेंस, होती है डिजाइनिंग सेंस। अब मेरी डिजाइनिंग सेंस नहीं होगी, मुझे कहो कि मैं काम करके दे दूंगा, डिजाइनिंग नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है आपको कौन सी चाहिए, हमने सीए से डिजाइनिंग करवानी है, डिजाइनर बैठा हुआ उसको कह दें। अब हर एक बंदे की सेंस होती है ना। अब आप मुझे कहोगे फॉर्म बनाना है, मैं फॉर्म बना के दूंगा, जी ये सबमिट हो रहा है, फॉर्म सेव हो रहा है, अब आगे आप इसी तरह आपको हम एक नहीं मतलब करना हमने वही होता है, क्योंकि अब मेरी जो जॉब है वो फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब होता है कि फ्रंट एंड भी आप देख रहे हैं, बैक एंड भी आप देख रहे हैं, सीएसएस भी आप देख रहे हैं, HTML भी आप देख रहे हैं। वो आपका ये नहीं होगा कि जी वो फ्रंट एंड के ऊपर होती है टीम्स के डिफरेंट होते हैं। एक बैक एंड की टीम है तो उसने जस्ट बैक एंड देखना है, उसने फ्रंट एंड को देखना ही नहीं है। फ्रंट एंड वाला बैठा उसने फ्रंट एंड बनाना है, उसने बैक एंड वाले को कहना मुझे जस्ट ये डाटा दे। वो डिफरेंट स्टैक्स हो जाते हैं हमारे पास। फिर इसी तरह हमारे पास एक चीज आती है फर्दर, उसको अगर देखें तो अभी हम लोग MySQL यूज करेंगे। आप नेक्स्ट मार्केट में जाएंगे तो आपके पास समटाइम आती है NoSQL, उसको कहते हैं नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब कोई एसक्यूएल नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डाटा स्टोर है। उसमें फिर मोंगो यूज करते हैं आप लोग, मतलब उसमें डाटा कलेक्शंस की फॉर्म में से होता है, वो एज कंपेरेटिवली फास्ट होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका सिंटैक्स चेंज होता है, उसका सेविंग का स्टाइलिंग चेंज होती है, उसकी लाइब्रेरी चेंज होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड पड़े हैं, उसको फर्क नहीं पड़ा। आप एसक्यूएल की अगर आप बात कर रहे हैं, MySQL की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है जिस टाइम आपको चेंज करना पड़ जाता है। आपका रिक्वायरमेंट इतनी हो जाती है, आपके पास इतना डाटा आ जाता है कि आपको रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ जाती है। फिर उस अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं कि यार हिट ही इतनी ज्यादा होनी है, इतनी ज्यादा हिट्स होनी है, मैं इसको इसमें क्यों सेव करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल चैट्स की बात करें, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज का मैं चैट्स का डाटा सेव करना चाह रहा हूँ और वो कंटिन्यूसली चैट कर रहे हैं, तो मैं डाटाबेस में करूंगा तो एक टाइम आएगा वो मेरी चैट्स तो डीबी का साइज बढ़ता जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग उसको चैट को MySQL में नहीं सेव करेंगे, उस टाइम हम उसमें किसमें जाकर करेंगे, हम मोंगो में सेव करेंगे। मोंगो में कलेक्शंस बनी है, वो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, वो थाउजेंड ऑफ कलेक्शन भी पड़ी हो, आपका डाटा रिट्रीवल रेट बहुत फास्ट है और आपको डीबी का फर्क नहीं पड़ रहा आपका। मतलब वो आपको अप्रोच चूज करनी पड़ती है कि आपकी अप्रोच की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको डिपेंड करता है। अब हम लोग लास्ट टाइम काम कर रहे थे वो ये थी कि अभी हमने उसके ऊपर MySQL यूज की हुई है, लेकिन नॉर्मली करनी ही नहीं है, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। वो क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज में ना वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं बेसिकली।
सेंसर्स हैं, ह्यूमिडिटी के सेंसर्स हैं, रेन के सेंसर्स हैं, वो डिफरेंट सेंसर्स डाटा भेजते हैं। और वो सेंसर एक मिनट बाद सेंसर डाटा भेज रहे हैं। अब अगर 10 सेंसर लगे हैं 1 मिनट बाद वो 10 रिकॉर्ड भेज रहे हैं, मतलब बल्कि एक सेंसर तो ऐसा है कि वो आपको बस मिनट बाद का रिकॉर्ड और 20 की रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मतलब एक चीज 20 एंट्रीज भेजती है, तो वो समझेंगे आपके पास महीने बाद आप जाके देखेंगे लाखों में डाटा पड़ा हुआ उसके पास। तो वो उसमें आपका अप्रोच होती है कि अच्छा नहीं ये चीज नहीं मैं इसमें सेव करूंगा, मतलब इसमें फिर आप अप्रोच को डाटाबेस को चेंज करते हैं। फिर डाटाबेस आपने खाली डाटाबेस बनानी नहीं होती, फिर आपने ये भी देखना होता है कि कल को हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन लेवल किस तो डाटाबेस बन गई, डाटाबेस इंसर्ट हो गया, डाटा स्लो हो गया, यूजर आएगा, यूजर तो भाग जाएगा डाटा देखने के लिए। तो उसमें फिर आपके पास देखना होता है कि आपने अप्रोच कौन सी लगानी है, आपने डाटा को कैसे मैनेज करना है। अब लास्ट टाइम मैंने एक जगह पे काम किया तो आप ये हिसाब लगाएं कि मेरे सिस्टम पे 10 रिकॉर्ड शो होते थे, उसको 3 मिनट लगते थे। 10 रिकॉर्ड के ऊपर 3 मिनट लगते थे। नॉर्मली डाटा में कोई भी आपका डाटा के लिए वेट नहीं करता, डाटा फौरन आना चाहिए। क्यों? अगर आपका डाटा थोड़ा सा भी लेट होगा ओके ये क्या चीज कंज्यूमर भाग जाता है, कस्टमर भाग जाता है, वो कहता है कि डाटा डिस्प्ले तो फौरन फास्ट होना चाहिए। अब उसका मेन इशू क्या था कि वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल वो होता ये था कि उनके पास एक कंपनी थी ना, फॉर एग्जांपल कंपनी की लिस्टिंग हो रही है, तो एक कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जी बड़ी कंपनीज की बात करूं तो हो सकता है 500 एम्प्लॉइज है, 700 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज है। अब उन 1000 एम्प्लॉइज का काउंट करके बताना है कि इनके पास कितनी सिम है, या फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के कितने एम्प्लॉइज के पास सिम्स पड़ी है। वो अब जब काउंट की क्यूरी करता था, वो हर दफा काउंट करता था, तो वो क्या होता था कि पहले रिकॉर्ड के लिए जाता था, जाकर ढूंढता था काउंट कितना है, फिर अपडेट होता था, दूसरे के लिए जाता था, ढूंढता था कितना है, तीसरे के लिए, ऑटोमेटिकली जब एट द एंड रिजल्ट आता था तो उसको टाइम लगता था। फिर उसमें क्या होता है कि आपके पास डेटाबेस लेवल के ऊपर कोई चीजें आती हैं, उसमें आप काम ले जाते हैं डेटाबेस के ऊपर लोड। मतलब अगर आप डॉट नेट की बात करेंगे तो वो डॉट नेट वाले काम ही सारे डेटाबेस पे करते हैं, मतलब उनको स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, वो सारा का सारा वर्कलोड डेटाबेस पे डाला होता है उन्होंने। हम लोग पीएचपी वाले नॉर्मल नहीं जाते, अंडन के वो कहते हैं ना कि जब तक वो पढ़ती नहीं है तब तक नहीं जाना। उसमें मेरे क्या होता है कि हम लोग ट्रिगर्स लिखते हैं। ट्रिगर्स का क्या मकसद होता है कि पहली दफा आप एक रिक्वायरमेंट, एक मेन लिस्टिंग के अंदर आपने एक फील्ड बनाई जहां पे आपने काउंट रख दिया, एक स्क्रिप्ट चलाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हर कंपनी का काउंट करेगा, काउंट करके वहां में इंसर्ट करवा देगा। अब फॉर एग्जांपल इंसर्ट हो गया मेरे पास, मुझे पता लग गया पहली कंपनी के रिकॉर्ड 500 है, दूसरी के 700 है, तीसरी के 600 है। अब उसके साथ मैं ट्रिगर लिखूंगा कि इस रिकॉर्ड कंपनी के अंदर अगर इस फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है, कोई नंबर डिलीट होता है या कोई नंबर ऐड होता है, तो ऑटोमेटिकली उस ट्रिगर को जस्ट अपडेट करता है। वो ट्रिगर होगा, जस्ट क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये वैल्यू है, इसके अंदर +-1 करना है, +-2 करना है, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, डायरेक्ट वो फील्ड अपडेट हुई है, डाटा वहां से फेच हुआ, शो पे फेच हुआ। इस तरह की आपके पास अप्रोचेस आती हैं, आप वो जिस तरह से करते हैं। फिर इंडेक्सिंग आती है, फिर आपके पास डिफरेंट किस्म के डाटाबेस के ऊपर आप सर्चिंग के लिए चीजें लगा सकते हैं, वो चीजें आती हैं आपके पास। वो ये चीजें होती हैं इसमें। तो ये है कि साथ साथ चीजें करेंगे तो उसके साथ ही आपको समझ आएंगी मजीद इसमें, और भी आप लोगों के माइंड में भी चीज है। तो इसी तरह होता है कि वक्त तो आपका कोर्स है, अगर प्रैक्टिस आपके है। मतलब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात बताता हूँ, हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ कोर्स किया, हम लोगों ने उसको किया, करने के बाद क्या किया, छोड़ दिया तो फायदा नहीं। हाँ आप करते हैं, उसके करने के बाद आप रेगुलर उसके अंदर और करते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको चीजें याद आती हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो आपने काम किया कोर्सेज का, फिर मैं कहूँगा इस तरह से फायदा नहीं होता। आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको होता है कि अच्छा ये चीज हमने की है। तो वही ना, अगर आपका, हाँ दो डिफरेंट किस्म के अप्रोचेस हम लोग इसी फ्लो को लेके चलेंगे, फ्रंट एंड से लेके फिर बैक एंड पे जाएंगे। अदरवाइज ये था कि हम डायरेक्ट बैक एंड पे आ जाते हैं, वेब एप्लीकेशन पे आते हैं, फिर आपको शुरू में ये समझ नहीं आने देगी CSS कैसे यूज की है, ये कैसे यूज की है। तो हम लोग स्टार्ट में हम ये चीजें लेके चलेंगे, तकरीबन 12 से 13 लेक्चर जो होंगे वो हमारे होते हैं इसके ऊपर ही। मेन HTML को देखेंगे, CSS को देखेंगे, बूटस्ट्रैप को देखेंगे, इन सारी चीज़ों को, फ्लोस को देखेंगे, जितनी जितनी चीज़ें हैं। फिर हम लोग जो आखिरी लेक्चर्स होंगे उसमें हम PHP को देखेंगे, फिर PHP के क्लाउड ऑपरेशंस को देखेंगे, फिर डेटाबेस के साथ लिंक करना देखेंगे उसका, फिर उसके साथ उसमें सेविंग वगैरह क्लाउड ऑपरेशंस हैं। मतलब लॉगिन का वो होता है, लॉगिन का फ्लो होता है, फिर सेशन एक्टिविटीज होती हैं, फिर उसमें ये होता है कि आपने इसको डाटा स्टोर करवाने के लिए किस तरह से मैनेज करना है, वो चीज़ें
बाकी अभी मेरे ख्याल में 4 से 6 ही है, नेक्स्ट में भी मेरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे, क्या होता है हम 2 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन है अगर चलो ठीक है। आपने कैसे जाना था? मैं यूनिवर्सिटी 2 बजे आता हूँ, लेकिन मैं 6 बजे के बाद जॉब करता हूँ। अच्छा 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 किसी का मैं यहाँ पर जॉब करता चलो हूँ एज ए बकर में काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर की डिपार्टमेंट। अच्छा सही नाइट सही नहीं अच्छा अच्छा सही। तो ये सैटरडे संडे तो ऑफ होता होगा? मेरा ऑफ होता है, नाइट वाला ऑफ होता है। काम कुछ नहीं होता सर। आपका अल्टरनेट डे आते हैं फिर, आपके वीकेंड्स नहीं आते तो फिर आपका ऑफ कब आता है? ऑफिशियल में कोई छुट्टी नहीं है, तो हम 2 लड़के आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा आपकी छुट्टी है ही नहीं है पूरी? मतलब ले सकते हो आप, लेकिन कभी कुछ छुट्टी ले, कभी मैं एक दिन की छुट्टी लूंगा। वो फिर आपकी अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने आज छुट्टी पे जाना है तो यार आप पूरा वीक ये काम करोगे आप, मतलब उससे ही है उस तरह 2 लड़के ना ऐसे हम हम उसी तरह होता है, मतलब वीकेंड पे उसने ऑन कर लिया, एक दिन आप चले गए एक दिन आप चले गए, सही है वो सीनियर है, वो सही सही सही। कोई इतना काम नहीं मतलब ज्यादा। अच्छा आप 7वें सेमेस्टर में हो बिल्स में, सही है। क्या नाम है इसका? भूल गया आपको, वो बिल्स में लड़का पढ़ रहा है, मैं वो भी आई थिंक 7वें सेमेस्टर में ही है, छोटे से आईटी में या सीएस में, वो साथ ही होंगे आपके साथ। सीएस तो मैं नहीं जानता, नाम ही भूल गया, दोस्त का भाई है छोटा आखिर। आईटी में एक लड़का है आके ए सेक्शन में, हम भी हैं। अच्छा भाई आखिर आई थिंक आईटी आईटी या सीएस में ही है, वो भी तो साथ में ही है, 7वें सेमेस्टर से है उसका। सातों भी मैंने कंटिन्यू होना है कि आई थिंक वो भी इसी में ही है, 7वें में ही है उनका, वो सीएस में होगा या आईटी में होगा, मतलब है वो बिम्स वाले में से भी। तो ठीक है, बाकी आप लोगों के माइंड में है कोई चीज़ वहाँ तो फिर माइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीक में शायद हम उसको फर्दर एचटीएमएल और सीएसएस से एचटीएमएल से ही एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे उसकी चीज़ें से। तो आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपने कैसे जाना था, आपने कहाँ से जाना था? नज़दीक से जाना है, ठीक है सही है, ठीक है मैं इसको